हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डडवाल। तो हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इसमें सबसे पहले हमने अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी कि कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने चर्चा की थी कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में कि किन किन ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें हमारे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने चर्चा की थी विदेशियों के वृत्तांत की, जो विदेशी लोग भारत में घूमने आए थे उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या क्या लिखा था। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में कि जो पुरानी चीज़ें जो ज़मीन में गड़ी होती हैं, जब हम उनकी खुदाई करते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं तो हमें हमारे भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। इसका जो कुछ पार्ट है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं अब हम उनकी बात करेंगे कि उनसे हमें हमारे भारत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों पुरातत्व शास्त्र और कुछ नहीं है, इसका इतना सा मतलब है कि जो पुरानी चीज़ें जैसे उस समय जो लोग रहते थे तो उस समय की जो चीज़ें वो यूज़ किया करते थे, जब हम खुदाई करते हैं तो तब हमें वो मिलती हैं। तो जब हम उनका निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग किस किस प्रकार की वस्तुओं का यूज़ किया करते थे या वो वस्तुएं किस धातु से बनी होती थी, हमें इस तरह की जानकारी उनसे मिलती है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भारतीय पुरातत्व शास्त्र है, जो इसके जो पिता हैं वो हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो कहा जा रहा है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों जो 1400 साल पुराना है, जो ईसा का जन्म हुआ था ना, उससे 1400 साल पहले का एक बोगज कोई अभिलेख है, इसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस अभिलेख से हमें कुछ वैदिक देवताओं के नामों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि जो बोगज कोई अभिलेख है, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, इससे हमें आर्यों का ईरान से भारत की ओर प्रस्थान के बारे में पता चलता है कि इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत की तरफ आए थे। तो अब हम आगे बात करते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण जवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश है, हमारे भारत का जो मध्य में जो राज्य है मध्य प्रदेश, उसमें एक अभिलेख है, उसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें हमें जवन राजदूत के इसे हेलियोडोरस अभिलेख भी कहा जाता है। और जो भागवत धर्म है, तो जो भागवत धर्म है उसकी जानकारी हमें कैसे पता चलती है कि ये भारत में विकसित हो रहा था, ये हमें गरुड़ स्तंभ अभिलेख से पता चलती है। और जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख है इसको होलियोडोरस अभिलेख से भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है इसको? इसका और नाम क्या है गरुड़ स्तंभ अभिलेख का? होलियोडोरस अभिलेख। और ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। और इस अभिलेख से हमें भारत में जो भागवत धर्म फैल रहा था उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है हमारा, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है हमारा, जो हमारा उड़ीसा में है, इससे हमें जानकारी मिलती है भारतवर्ष के बारे में कि आप ऐसा मान सकते हैं कि जो भारतवर्ष नाम है ना हमारे देश का, वो सर्वप्रथम जिस अभिलेख से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये अभिलेख है उड़ीसा में। और फिर हम आगे बात करते हैं कि जो दोस्तों हूण हुआ करते थे ना, हूण आक्रमण की जानकारी। तो जो हूण आक्रमण की जानकारी है ये हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख से। और ये जो हमारा भीतरी स्तंभ अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसको जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है इसको स्कंदगुप्त ने बनवाया था, जो गुप्त वंश के 5वें सम्राट थे। अब हम आगे बात करते हैं सती प्रथा का पहला साक्ष्य। तो जो सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो हमें एरन अभिलेख से पता चलता है। और जो एरन अभिलेख था ये भानुगुप्त ने बनवाया था। और जो एरन अभिलेख है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर हम आगे बात करते हैं सातवाहन वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों से पता चलता है। तो जो हमारा सातवाहन जो डायनेस्टी थी उसका जो पूरा इतिहास है वो हमें अभिलेखों के आधार पे ही पता चला है, उसके और हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो जो सातवाहन जो वंश था इसका जो पूरा इतिहास जो हमने लिखा है वो अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है।
फिर हम आगे बात करते हैं मंदसौर अभिलेख की। तो जो दोस्तों मंदसौर अभिलेख है, इसमें हमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो मंदसौर अभिलेख है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, और इससे हमें जो रेशम को बुनने वाले लोग हुआ करते थे उनकी जो श्रेणियाँ होती थी उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम। तो दोस्तों जो कश्मीरी एक नवपाषाणिक कालिक का एक पूरा स्थल है बुर्ज होम जो कश्मीर में है, वहाँ पे हमें गर्तावास मिले हैं। जैसे कि आप ऐसा मान सकते हैं कि घर के अंदर गड्ढे, और उन गड्ढों के लिए उन गड्ढों तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। और इन गड्ढों में क्या हुआ करता था, इन गड्ढों में लोगों को दफनाया जाता था और उनके साथ कई बार उनके जानवरों को भी दफना दिया जाता था। तो ये हमें कश्मीर के बुर्ज होम से पता चलता है। तो दोस्तों देखो, जो अभिलेख होते हैं वो अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो जैसे हम किसी कठोर सतह पे जो कुछ लिखते हैं, जैसे जैसे अगर आप मान लो कि आपने किसी पत्थर पे कुछ लिख दिया अच्छे से, और वो मतलब कई सालों तक ना मिटे, मतलब वैसा ही वो रहे, तो ऐसे ऐसी चीज़ों को हम अभिलेख बोलते हैं। जैसे आपने अशोक के अभिलेखों के बारे में सुना होगा, आपने पांडुलिपियों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन जो पांडुलिपियाँ होती थी वो जैसे ताड़ के पत्ते वगैरह होते थे उन पे लिखते थे, तो उनको वक्त के साथ कीड़े वगैरह खा जाते थे। लेकिन जो अभिलेख अभिलेख होते हैं ये समय के साथ वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसके बारे में जो हम अब आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।